हेलो एवरीवन। आप सभी का स्टडी टाइम टीम की तरफ से स्वागत है। तो हमने जो पिछली वीडियो में अपना चैप्टर 1 किया था इकोनॉमिक्स का, तो हम 10th क्लास के आज इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। इसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के अक्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का पहले तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीन्स क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होती है? यह वह आर्थिक प्रणाली है जिससे मनुष्य अपनी आजीविका कमाता है। इसके अक्षेत्र कौन कौन से होते हैं वो जानेंगे हम। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र। वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, कि जो प्रकृति से मिलने वाले साधन हैं उनका प्रयोग करके जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वो होता है प्राथमिक क्षेत्र। इसके एग्जाम्पल्स जो हो जाएंगे जैसे कृषि का, मत्स्य पालन का, या जैसे डायरी हो गई, दुग्ध उत्पादन करना, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंडर ही आते हैं। सेकंड है द्वितीय क्षेत्र। क्या कौन सा होता है? वह क्षेत्र जिसमें उद्यम या जो भी उत्पादक होता है एक वस्तु को दूसरी प्रकार की वस्तु में चेंज करता है या परिवर्तन करता है, वो होता है हमारा द्वितीय क्षेत्र। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे गन्ने से चीनी बनाना या गुड़ बनाना, या फिर कपास से कपड़ा बनाना। ये द्वितीय क्षेत्र के एग्जाम्पल होंगे जो एक प्रकार की वस्तु को दूसरी प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करता है। थर्ड है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र की सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। पहले सेवाएं क्या होती हैं? सेवाएं वह होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, अदृश्य होती हैं, जैसे कि जहाज रानी वगैरह हो गई, या मतलब कि कोई भी डॉक्टर होता है वो किसी का इलाज करा, उसकी सेवा को आप देख थोड़ी ना सकते हो, तो वो सेवाएं होती हैं जो अदृश्य होती हैं। ठीक है, बाकी इसमें बताया गया है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को जो सेवाएं प्रदान करता है वो तृतीय क्षेत्र कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जैसे यातायात के साधन देना, संचार के साधन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बैंकिंग सेवाएं देना, या व्यापार के साधन, वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र था जो बहुत ही ज़्यादा रोजगार में तो विकास कर रहा है, परंतु वे अपने उत्पादन में तो विकास कर रहे हैं लेकिन लोगों को रोजगार है जो कम उपलब्ध करवा रहा है। अब नेक्स्ट क्या था? संगठित क्षेत्र, जो गवर्नमेंट के क्षेत्र होते हैं। जिन उद्यमों अथवा कार्य स्थानों में रोजगार की अवधि नियमित होती है वे लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, वे संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। जो गवर्नमेंट क्षेत्र होते हैं उनमें जो लोग होते हैं उनके कार्य के घंटे भी निश्चित होते हैं, जैसे 9 से 9 ड्यूटी करें, या उनकी टाइम लिमिट होती है इतने टाइम से इतने टाइम तक करनी है। और उनका रोजगार भी जो निश्चित होता है, उन्हें उनके रोजगार से कोई एकदम से हटा नहीं सकता, और उन्हें अच्छे वेतन भी प्राप्त होता है, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी प्राप्त होती है, और अन्य सुविधाएं भी मिलती है, जैसे उन्हें अच्छी चिकित्सक सेवाएं मिलती हैं, छुट्टी के अधिक दिन मिलते हैं। ये संगठित क्षेत्र आते हैं। बाकी आमतौर पर देखा जाए तो जो लोग होते हैं वो संगठित क्षेत्रों में कार्य करना अधिक पसंद करते हैं। गवर्नमेंट जॉब सभी तो पाना चाहते हैं। अब है असंगठित क्षेत्र, जो प्राइवेट क्षेत्र होते हैं। इस क्षेत्र में सरकारी नियमों व उपनियमों का पालन नहीं किया जाता और इस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये कोई प्राइवेट कंपनी द्वारा ही चलाए जाते हैं। इसमें ना तो रोजगार के जो घंटे होते हैं वो निश्चित होते हैं और ना ही इन्हें निश्चित वेतन मिलता है, बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है, और श्रमिकों का शोषण भी होता है संगठित क्षेत्र में। ठीक है, और इसमें जो लोग, इसमें विभिन्न तरह की सुविधाएं भी होती है जो उनका भी अभाव पाया जाता है, और सरकार इसमें कुछ मतलब कि अपना हस्तक्षेप कर भी नहीं सकती है। ये संगठित क्षेत्र होते हैं। इस सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार के अंडर में आते हैं, इनका उद्देश्य होता है लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं देना ताकि वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सकें। वे सरकार द्वारा चलाए जाते हैं क्षेत्र। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? जैसे कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना, और उदाहरण क्या हो जाएंगे इसके? जैसे भारतीय रेलवे हो गया, डाकघर हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गई, हरियाणा राज्य परिवहन आदि हो गई। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं। निजी क्षेत्र, जो प्राइवेट क्षेत्र होते हैं, ये लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र थे उनमें लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता, उनमें लोगों की भलाई करना उद्देश्य होता है। निजी क्षेत्र के लाभ के लिए होते हैं और चलाने का दायित्व अलग अलग व्यक्तियों या समूहों पर होता है जो इसको चलाते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हो गए? निजी लाभ कमाना, और इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे हिंदुस्तान लीवर हो गया, या फिर मारुति उद्योग हो गया, रिलायंस कंपनी हो गया। ये निजी क्षेत्र के एग्जाम्पल होते हैं।
अब नेक्स्ट है परछन बेरोजगारी। परछन बेरोजगारी यह शहरों में और ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। इसके उदाहरण भी देखेंगे हम क्या होते हैं। परछन बेरोजगारी, छुपी बेरोजगारी भी बोलते हैं इसको, जिसमें लोग काम तो करते प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में वो बेरोजगार होते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में लेते हैं हम, ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ पर यह बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 हेक्टेयर भूमि है, उस पर 5 श्रमिक काम कर रहे हैं, वो उत्पादन करते हैं 10 क्विंटल गेहूं का। अगर उसी 1 हेक्टेयर भूमि पर ही 7 श्रमिक काम करने लग जाएं, फिर भी उत्पादन करे 10 क्विंटल गेहूं ही, तो उसमें दो श्रमिक हैं, वो तो बेरोजगार हो गए, क्योंकि 5 तब भी उतना उत्पादन करें और 7 में अधिक लाभ तो प्राप्त हो ही नहीं रहा। तो 2 हैं जो हमारे ऊपर बेरोजगारी में आएंगे, जो काम तो कर रहे हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार हैं। अगर हम शहरी क्षेत्रों में देखें तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो शहरी क्षेत्र में छोटी मोटी दुकानें हो गई या व्यवसाय हो गए में लगे जो परिवार हैं की स्थिति में पाई जाती है, वो शहरी क्षेत्र में, इसी को हम परछन बेरोजगारी बोलते हैं। इस संगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण, जो संगठित क्षेत्र होते हैं जिनका उद्देश्य जो प्राइवेट के अंडर होते हैं, नहीं तो काम के घंटे निश्चित होते हैं ना उन्हें कोई भी अच्छी मजदूरी मिलती है, मतलब बहुत ही कम मजदूरी मिलती है और वहाँ पर कोई नियमों का पालन नहीं होता है, वो असंगठित क्षेत्र था। इसमें श्रमिकों का शोषण कैसे होता है? काम के घंटे निश्चित नहीं होते, उनके अधिक घंटे काम लिया जाता है और जो उन्हें वेतन है वो बहुत कम दिया जाता है, और श्रमिकों को वहाँ श्रम की बहुत ही कम मजदूरी मिलती है, और जो श्रमिक होते हैं वो अशिक्षित या असंगठित होते हैं, उनके जो रोजगार होता है वो सुरक्षित भी नहीं होता, उन्हें कभी वहाँ से हटाया जा सकता है। और श्रमिक जो ऋणग्रस्त होते हैं, मतलब कि जो वहाँ पे काम करते हैं वहाँ से वो लोन वगैरह ले लेते हैं, जिससे वहाँ पर वो काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। तो इस प्रकार संगठित क्षेत्र में उनका शोषण हो रहा है। इस संगठित क्षेत्र रोजगार परिस्थितियाँ, संगठित क्षेत्र में रोजगार की परिस्थितियाँ कैसे होती हैं? यहाँ पर मासिक वेतन प्राप्त होता है उन्हें, मतलब कि अच्छा वेतन मिलता है, या फिर रिटायर होने के बाद पेंशन भी मिलती है, और वेतन के अतिरिक्त अन्य लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे छुट्टी के अधिक दिन हो गए या कोई भी अच्छी सी फेस्टिवल आया उस पर बोनस वगैरह मिल गया। निश्चित घंटे ही काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा घंटे अगर वो काम करेंगे तो उन्हें अधिक सैलरी मिलेगी, और रोजगार की सुरक्षा भी होती है, उन्हें एकदम से कोई हटा नहीं सकता। और अन्य सुविधा जैसे अच्छा पानी पीने को मिलेगा, चिकित्सक सेवाएं हो गई, या अन्य भी बहुत सारी सेवाएं हैं जो गवर्नमेंट क्षेत्र में मिलती हैं, वो और यह रोजगार को भी अधिक से अधिक बढ़ाने को प्रोत्साहन देता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। इसके उद्देश्य क्या हैं? बेरोजगारी के 100 दिन के रोजगार की गारंटी, मतलब कि परिवार के कम से कम हर एक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना, और इसमें से 1/3 भाग जो महिलाओं के आरक्षित किया गया, मतलब कि 1/3 भाग पर तो महिलाओं को ही जॉब मिलेगी। और भविष्य में उत्पादन को बढ़ाने में प्रोत्साहन, मतलब कि ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे भविष्य में उत्पादन बढ़ सके। और बेरोजगारी भत्ता, अगर 15 दिन के अंदर आवेदन करने के बाद 15 दिन के अंदर अगर उन्हें रोजगार न मिले तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। पहले जो ये अधिनियम था ये 200 जिलों में लागू किया गया, उसके बाद ये 600 जिलों में इसका विस्तार किया गया था। नेक्स्ट है किसी देश में आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान। सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान बहुत ही लाभदायक होता है, इससे देश का विकास होता है तथा आर्थिक तीव्र गति से देश की वृद्धि जो होती जाती है। इसमें क्या होता है? बुनियादी संरचनाओं का निर्माण व विस्तार। सबसे पहले बुनियादी संरचनाएं कौन सी होती हैं? जैसे डाक, तार, बिजली, कोर्ट, कचहरी, इनका विस्तार करना, जिससे तीव्र आर्थिक विकास को प्रेरणा मिलती है। मतलब कि जैसे हमारे देश में डाक, तार, बिजली, कोर्ट, कचहरी आदि सारी चीज़ें होंगी तो हमारा आर्थिक विकास भी तेज गति से होगा, क्योंकि लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा तो आर्थिक विकास भी तेज होगा। रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती है, ये मतलब कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिले ताकि वे अपनी आजीविका कमा सकें। विकास के लिए संसाधन जुटाना, इसमें प्राकृतिक साधन हो गया, विनिर्माण हो गए, लगभग सारे संसाधन होते हैं उनको जुटाना ताकि विकास को तेज किया जा सके। लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, जैसे गांव में डायरी, कोई दूध उत्पादन कर लेता है, कोई दुकानें खोल लेता है, उन सभी को उत्पादन अधिक प्रोत्साहन देना ताकि लोग उससे अधिक प्रोत्साहित हों और अधिक से अधिक
रोजगार, अपनी आय कमा सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। और इसमें हम कुछ और पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे संतुलित अक्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन करना, कि अक्षेत्र का विकास जो संतुलित स्तर में हो। और निजी एकाधिकार को नियंत्रित करना, जो निजी एकाधिकार होता है उसमें लोग अधिक श्रमिकों का शोषण न हो, ताकि उन्हें अधिक से अधिक स्वायत्ता प्रदान की जा सके, इसलिए उसको नियंत्रित करता है जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है। और यह सस्ती और आसानी से वस्तु की उपलब्धता करवाता है, ताकि जो वस्तुएं हमें आसानी से मिल जाए और कम से कम दामों पर मिले। यह सार्वजनिक क्षेत्र इन सब में योगदान करता है, जो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, और इससे ही देश का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ सकता है। और किसी भी देश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र जो व्यय करते हैं वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब इसकी सेकंड हम, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और आप एक बार अच्छे से इस चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है हम सेकंड पार्ट में लेके आएंगे, जिसमें हम 1-1 मार्क्स या 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। फिर ये चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जो इसका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर था उसकी जो PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड माय चैनल सब्सक्राइब करना। और थैंक यू।